बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 401 लेक्चर नंबर 3 एड्रेसिंग मोड। तो इसमें हम लोगों ने पहले डाटा डिक्लेरेशन देखना है, क्योंकि डिक्लेयर किए बगैर हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, और डिक्लेयर करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि इनका एड्रेस क्या है। इसमें जो एक फर्स्ट टर्म है जो पेपर में इम्पॉर्टेंट है वो इमीडिएट ऑपरेंड है। ऑपरेंड वो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन होना होता है। तो इमीडिएट ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के फौरन बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम इमीडिएट ऑपरेंड बोलते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिटेल में है, पिछले चैप्टर में भी हमने देखी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो इसको आपने देख लेना है। इमीडिएट ऑपरेंड जैसे कि B8 0500 लिखा हुआ, तो B8 एक इंस्ट्रक्शन है और 0500 एक इमीडिएट ऑपरेंड है। तो आप इसको इस तरह आराम से समझ सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा मुश्किल इसमें नहीं है। और कैन नॉट अपीयर एज अ डेस्टिनेशन, तो जो कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट अपीयर इन द डेस्टिनेशन। तो ये सेम कोडिंग के अंदर है कि हम 10 इधर नहीं लिख सकते, तो 10 एक सोर्स ही हो सकता है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो इसको एज MCQ देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप जो है वो DB डिफाइन बाइट, ये 8 बिट्स मेमोरी में लेती है, और DB और आगे कोई हम वैल्यू लिख सकते हैं, और इनकी मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। डिफाइन बाइट 8 बिट्स, DW डिफाइन वर्ड, और ये 16 बिट मेमोरी में लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही दो डाटा टाइप यूज़ करनी है, लेकिन अगर हम देखें तो DB, DW, DD लास्ट जो असाइनमेंट थी तो उसमें मैंने DD यूज़ की थी। तो ये 4 बाइट तक मेमोरी ले सकता है। DQ अनकॉर्ड वर्ड, मतलब इसमें 8 बाइट तक डाटा होगा। DT ये 10 बाइट डाटा लेगा। बेसिकली हम 3 ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बुक के अंदर 2 ही हैं, तो पता होनी चाहिए। पेपर में तो ये 2 ही पूछी जाती है, इन्हीं का साइज पूछा जाता है। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम यूज करते हैं, मतलब देसी तरीके से मैं सीधा बता दूं कि अगर हम वेरिएबल के इर्द गिर्द यूज कर दें स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलेंगे। होता क्या है डायरेक्ट एड्रेसिंग में? डायरेक्ट एड्रेसिंग में वो बजाय उसका एड्रेस पिक करने के, उसको इस्तेमाल करके वैल्यू पिक करने पे वो ऐसा नहीं करता, वो डायरेक्टली वैल्यू गेट कर लेता है। num1 का जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू है वो लेके AX में लोड करवा देगा। इंस्ट्रक्शन आपको पहले लिखनी पड़ेगी। ये 1 और 2, 1 पे तो कमेंट है, 2 पे ओरिजिन बताया हुआ है, तो ये तो लिखनी होती है। मैं डायरेक्टली लाइन पे आ गया था। मूव AX num1, ये आगे उसने कमेंट किया हुआ है। लोड फर्स्ट नंबर इन AX, फर्स्ट नंबर अब कौन सा है वो यहाँ पे पड़े हैं, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं num1, और उनकी डाटा टाइप बताई DW, और फिर आगे सम वैल्यू 5, 10, 20 जो भी आपने लिखनी है। तो num1 कॉलन, ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है असेंबली के अंदर। तो num2 फिर BX में लोड किया, फिर AX और BX को हमने जमा कर लिया ऐड, और फिर जो है वो मूव BX और उसमें num3 लेके आए, फिर उन दोनों को जमा कर लिया ऐड AX कामा BX, और फिर नेक्स्ट हमने AX में जो रिजल्ट थे वो num4 के अंदर रख दिए जिसमें 0 था। तो मतलब सारा को जमा करने के बाद 30 जो है वो आंसर जो था वो इसमें स्टोर कर दिया, और मूव AX कामा 0x4 C00, दिस इज द टर्मिनेशन लाइन, ये प्रोग्राम को एंड कर देती है। यहाँ पे हमने पहुंचना था, और मेन कंसर्न था ये एड्रेस। होता क्या है, ये बात उन्होंने नीचे एक्सप्लेन की हुई है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो 5 will be loaded in the AX rather than address will be loaded into the address। तो बजाय हम उसके एड्रेस लोड करने के हम डायरेक्टली वैल्यू जो है वो डायरेक्ट एड्रेस जो मेथड है स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी वजह से हम वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, द लेबल num1 इज अ सिंबल, तो वो सारा कन्वर्जन करता है, और कन्वर्जन करने के बाद उसको लोड करवा देता है AX रजिस्टर के अंदर। ये सारी बातें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, ये सारा प्रोग्राम लिस्ट करके उसका कोड जनरेट किया हुआ है। Our numerical machine can only work with number. We use symbol for our ease to label। हम वहाँ सिंबल यूज करते हैं
जैसे कि num1 num2 num3, तो ये हमारी तरफ से लेबल्स या सिंबल्स होंगे। अब num1 का वो कहता है मेमोरी में एड्रेस 0117 है, क्योंकि DW यूज किया तो वो 2 बाइट मेमोरी में लेता है, तो नेक्स्ट 2 बाइट के ऊपर फिर num2 होगा, नेक्स्ट 2 बाइट के ऊपर num3, नेक्स्ट जो बाइट होगी 2 बाइट होंगी उनके ऊपर num4 होगा। तो इस तरह DW जो है वो इसमें 2 बाइट और DB के अंदर 1 बाइट का गैप होता है, तो वो यानी इंक्रीमेंट कितने का करेगा +2, वो लिखिएगा। आगे हम एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे और इसमें हमने देखना है कि आसानी हमारे लिए कर दी, num1 हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें सारी वैल्यूज लोड हो जाएंगी, लेकिन हम आगे कैसे चलेंगे, तो ये बिल्कुल अरे बन चुकी है, तो अरे बनने की वजह से हम इसके पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू उठा लेंगे, फिर नेक्स्ट पे और इसी तरह नेक्स्ट। अब मुझे कैसे पता चला, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू पिक कर ली, num1 के अंदर थी, तो उसका मुझे एड्रेस मिल गया कि ये 0117 के ऊपर है, तो मैंने उसे कहा 2 का इजाफा कर दो, num1 +2, अब उसकी वैल्यू पिक करके ले आओ, रादर देन मैं कहता कि num2 की वैल्यू लेके आओ, तो मैंने उसे कहा 2 का इजाफा करो और वो ला के BX में रख दो, और फिर इन दोनों को जमा कर दो, जो AX और BX में है वो जमा हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने उसे कहा कितने का इजाफा करो, 4 का जंप करो, +4 कर दो, num1 +4, तो वो जो 4th बाइट के ऊपर या 4 मेमोरी एड्रेस आगे जाके जो वैल्यू पड़ी थी वो पिक करके ले आएगा, +4 और फिर देन +6, तो वो num1 हम पहली लोकेशन पे खड़े होके फिर लास्ट पे भी जा सकते हैं, सिर्फ इजाफा करना है जितने बाइट हमने आगे जाना। 2 बाइट का क्योंकि वेरिएबल है DW, तो इसलिए हमें 2 का इजाफा करना पड़ेगा, तब हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वैल्यू पिक कर सकेंगे। तो ये बात उसने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन भी की हुई है कि +2 +4 करने से क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग एड 3 नंबर्स यूजिंग सिंगल लेबल और डिक्लेयरिंग सिंगल लाइन, ऊपर वाले और इस प्रोग्राम में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है num1 DW 5, 10, 15, 0, बाकी सारा कोड सेम है। ये है कि एक ही लाइन पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या था, हमने एक ही वेरिएबल लिया था लेकिन डिफरेंट लाइंस के ऊपर था, तो नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ कि एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो 5, 10, 15, 0, तो इस तरह एक ही लाइन पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये तरीका सबसे आसान है, कम लाइंस लगती हैं, कोड छोटा हो जाता है, तो आपको इसको सीखना चाहिए। ये हमने एक किस्म की अरे बना ली है। तो नेक्स्ट वन, डायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी एड्रेस इज फिक्स। तो डायरेक्ट एड्रेस में जो है वो मेमोरी एड्रेस फिक्स होता है। अगर आपने 010117 था तो वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो एक वेरिएबल को या उस लोकेशन को मिल गया। इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में मेमोरी एड्रेस जो होता है फिक्स होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है। तो इस तरह का MCQ आ सकता है। तो ये नहीं एक बहुत ही डिफरेंट सा प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ कि हम जो रिजल्टेंट मेमोरी लोकेशन है उसको पकड़ के खड़े हैं और उसमें वैल्यूज ला के रख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने उसको लोड करवा देना, लास्ट जो रिजल्टेंट हमारा है मेमोरी एड्रेस हम उसको यूज कर रहे हैं। AX num1, तो num1 AX में लोड हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, AX को num1 + 6 आखिरी सेल में ले जाओ, यानी इसमें लास्ट वाले में ले जाओ, और फिर क्या किया, num1 + 2 वो AX में ले आओ, और फिर क्या करो, ऐड num1 + 6 आखिरी एड्रेस जमा AX, जो AX में अब वैल्यू है और जो 6 में हम स्टोर करवा आए थे वो दोनों को जमा कर लो। फिर क्या करो, मतलब हम दूसरा BX रजिस्टर यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम AX को ही इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। तो बजाय 2-3 अलग से रजिस्टर यूज करें, हम डायरेक्टली एक ही मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करके एक ही रजिस्टर से भी काम चला सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है और इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप आइडिया ले लीजिएगा। ये बातें आपने लाजमी याद करनी है जो येलो की हुई हैं। डाटा मूवमेंट अलावा रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, कांस्टेंट टू रजिस्टर। तो डाटा मूवमेंट किस तरह अलाउ है, वो 4 तरीके आपको पता होने चाहिए। डाटा मूवमेंट नॉट अलाउ रजिस्टर टू कांस्टेंट, मेमोरी टू कांस्टेंट, मेमोरी टू मेमोरी।
तो ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद करना है। ओनली स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन अलाउ मूवमेंट डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। तो जब मेमोरी टू मेमोरी डाटा जाना होता है तो वो टेक्स्ट ही होगा, अल्फाबेटिक्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे जो कि जा सकते हैं। वो इस तरह नहीं है कि जी हम रजिस्टर टू कांस्टेंट नहीं जा सकते। रजिस्टर टू रजिस्टर यानी AX कामा BX हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह सकता AX कामा 10 या 10 कामा AX, इस तरह नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह मेमोरी एड्रेस टू कांस्टेंट हम नहीं जा सकते, मेमोरी टू मेमोरी नहीं जा सकते, तो हमें रजिस्टर का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे उसने बताया कि आप ये काम करने जा रहे हैं कि num1 + 6 सेम है, और आगे उसे बता रहे हैं कि ये एड्रेस है, तो वो सेम num1 खेल रहा है, तो वो दोनों को वो मूव नहीं करवाएगा। हम कह रहे हैं कि num1 की वैल्यू num1 + 6 में रखो, तो हम एक ही लेबल को यूज करके जा रहे हैं, तो ये गलत है। साइज मिसमैच एरर आ सकता है। आपने रजिस्टर यूज किया है 8 बिट्स का और वेरिएबल बना लिया DW का जो 16 बिट का है, तो फिर क्या होगा, फिर एरर आ जाएगा। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डाटा टाइप का साइज चेक करे। इंपॉर्टेंट प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस डाटा एज वर्ड इफ इट इज डिक्लेयर एज अ वर्ड। तो अगर मैंने AL यूज किया तो फिर मुझे DB ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 बिट लेता है। अगर मैंने इसको DW कर दिया और यहाँ पे AL कर दिया तो ये प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि AL लेता है, BL लेता है, ये रजिस्टर जो होते हैं ये 8 बिट्स होते हैं, और हमें फिर 8 बिट्स वाली डाटा टाइप ही यूज करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी पते की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। और फिर ये कुछ येलोश होंगे तो इनको देख लीजिएगा। साइज मिसमैचिंग या साइज मैचिंग बड़ा ज़रूरी है। मतलब 5 किलो का थैला तो उसमें 5 किलो ही रखा जाएगा। अब AX जो है वो 16 बिट का है, तो फिर उसके अंदर हम DW यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात उसने यहाँ पे बताई है कि बाइट एंड वर्ड दोनों में 5 स्टोर हो सकता है, बाइट में भी और वर्ड में भी। इट्स ऑल अप टू यू, क्या आप क्या यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हम लोग बगैर ब्रैकेट के ही यूज करते हैं वेरिएबल। तो वो क्या करता है, num1 की वैल्यू नहीं पिक करता, वो क्या करता है उसका एड्रेस पिक कर लेता है। अब क्या हुआ कि उस वैल्यू तक जाने के लिए पहले एड्रेस पे जाना पड़ेगा और फिर वैल्यू को पिक करना पड़ेगा। सो दिस इज अ न्यू लॉजिक कि हम इसमें क्या यूज करेंगे। और फिर इनके साथ जो हम यूज करते हैं BX BP SI DI होल्ड द एड्रेस। तो ये जो होते हैं ये रजिस्टर्स होल्ड करते हैं एड्रेस को, इनको थोड़ा सा स्टडी करिएगा। और ये देखिए उसने बताया अब इनडायरेक्ट में बात उल्टी हो गई है, सीधी सी मतलब इसको समझा जाए तो कि उधर हम वेरिएबल के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाते थे, इधर हम रजिस्टर के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जब ऐसा करेंगे तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो जाएगी, लेकिन अंदर की स्टोरी वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। बजाय वो 5 वैल्यू पिक करने के वो उसका एड्रेस पिक करेगा, फिर उस वैल्यू तक पहुंचेगा। Important of sequence brackets, तो ये move into AX the content of the memory location whose address in BX। तो ये ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को बताती हैं, इनकी वजह से ही सारी गेम है। अब हम एक पूरा प्रोग्राम है 2.7, इसके अंदर क्या होता है कि हमने 10 नंबरों को जमा करना, तो इसमें यूज हुई है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो पहले उसने num1 को यूज किया BX में, CX रखा 10 तक इजाफा करने के लिए कि 10 तक लूप चलेगा, AX 0 रखा तो ताकि इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद ऐड AX और BX में जो चीज़ होगी तो BX जो है उसके अंदर num1 की फर्स्ट वैल्यू लोड हो जाएगी जो कि 10 है। तो 10 और AX में जमा होगा 0 + 10, तो वो 10 आके स्टोर होगा AX में। अब मैंने उसे कहा कि BX में 2 का इजाफा करो और CX में 1 की कमी कर दो। CX पहले 10 था, अब क्या होगा 9 हो जाएगा। और जंप नॉट 0, वो मैं उसे कहा कि जंप नॉट 0, तो जंप नॉट 0, जब 0 हो CX की वैल्यू तब आपने जंप नहीं करना। जंप नॉट 0, जब CX की वैल्यू 0 हो तो आपने जंप नहीं करना, अदरवाइज आपको जाना पड़ेगा इस जगह पे L1 पे। वो फिर दोबारा BX में जो आगे चला गया 2 का इजाफा हुआ
तो वो 20 उठा लेगा और AX में पहले से 10 है तो 10 जमा 20 30 हो जाएगा। इस तरह वो आगे चलता रहेगा और ये लूप 10 दफ़ा चलता रहेगा और ये एक एक करके उसमें से माइनस होता रहेगा CX में। और एंड पे जब ये CX की वैल्यू 0 होगी तो वो उस टाइम जंप नॉट 0 और फिर वो आ जाएगा इस लाइन पे मूव पे। AX में जो रिजल्ट होंगे वो टोटल में रख देगा, टोटल वेरिएबल में, और फिर जो है वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस वन इज अरे वेरिएबल्स की डिक्लेयर की हुई है, एक ही वेरिएबल है यानी अरे है 10 नंबर्स की, उनको जमा किया। तो ये लास्ट लाइन उसने टोटल वेरिएबल डिक्लेयर किया था DW और इसको इनिशियलाइज किया था 0 से। तो ये जंप नॉट 0, जंप इफ नॉट 0, जीरो फ्लैग डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है। जीरो फ्लैग डेफिनेशन क्या होती है कि जब वैल्यू 0 हो तो फ्लैग की वैल्यू, फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू 1 कर दी जाती है, अदरवाइज वो 0 ही रहती है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं और कंडीशनल जंप था वो कि हमने कंडीशन लगाई कि जब वैल्यू 0 होगी तभी वो जंप करे। और उसके बाद रजिस्टर प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग, तो इसमें हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन यानी और प्लस BX। तो ये तरीकाकार भी थोड़ा आसान है, एक लाइन यानी कोड की और कम हो जाएगी, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा कि इसमें हमने इकट्ठा ही ऑफसेट यानी जो इंडेक्स एड्रेस होता है अरे का वो, और जो अरे का ओरिजिनल इंडेक्स है उसमें 2 का इजाफा करते जाएंगे, बजाय हर दफ़ा BX अलग से उसमें 2 का इजाफा करें हम अरे प्लस BX। तो ये दोनों बेफजूले हो जाएंगे अगर इनको अलग अलग यूज़ किया जाए। अगर मैं BX में इजाफा करूं तो तब भी इंडेक्स में आगे नहीं जाएगा। तो वी नीड अरे नेम प्लस द इंडेक्स वैल्यू। फर्स्ट टाइम पे 0 इंडेक्स से वैल्यू पिक करे, नेक्स्ट टाइम उसमें 2 का इजाफा हो तो वो हर दफ़ा 2 का इजाफे के साथ वैल्यू को पिक करेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो 0 to 4 का इंक्रीमेंट करेगा। सेगमेंट एसोसिएशन में ये एक डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? अफेक्टिव एड्रेस पहले तो बात है IAPX 8080 में यूज़ होता है। उसके बाद ये ऑफसेट एड्रेसिंग और बेस एड्रेस दोनों को जो जमा करते हैं तो तब हमारे पास अफेक्टिव एड्रेस आता है। यहाँ सादा बेस भी किसी काम की नहीं है, सादा ऑफसेट एड्रेसिंग भी किसी काम की नहीं है, दोनों कंबाइन होंगे तभी उनका कोई मीनिंग होगा, अदरवाइज ये मीनिंग लेस हो जाएंगे विदाउट सेगमेंट। तो सेगमेंट हम बोलते हैं एक पूरे कोड के ब्लॉक को या एक हिस्से को। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द CSDS। तो ये येलो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 2 टाइप्स ऑफ रैप राउंड एड्रेसिंग क्या होती है इसको आपने समझना, ये पिछले लेक्चर में भी था। विद इन सिंगल सेगमेंट और इनसाइड होल्ड मेमोरी, मतलब ये लाइक ग्लोबल या फिर फंक्शन के अंदर है। तो अगर तो वो सेगमेंट के अंदर है तो वो रैप राउंड कैसे होगा, और या फिर पूरे प्रोग्राम के अंदर है तो वो इनसाइड होल्ड फिजिकल मेमोरी होगा। यहाँ पे उसने डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है कि सेगमेंट रैप राउंड एड्रेस क्या होता है। इसमें कैरी जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन कैरी इज जनरेटेड देन वी कॉल द एड्रेस रैप राउंड। कैरी मतलब हासिल जनरेट होना, तो वैल्यूज को जमा किए। तो यहाँ पे द कैरी इज ड्रॉप्ड गिविंग द इफेक्ट व्हेन द ट्राई टू एक्सेस बियॉन्ड द सेगमेंट, मतलब उस लिमिट से जब वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर हम एक से हासिल लेके फिर आगे जाते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर आती है। और इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस और वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये इम्पॉर्टेंट है, IMP लिखा हुआ है कि जी आपको पता होना चाहिए इसका। आगे आप 2.8 से आगे एड्रेसिंग मोड समरी है, आप इसको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा 2.8 से, या मैं अपना बस एंड कर रहा हूँ, मैं फिर आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वही चीज़ें वापस आएंगी। लेकिन इसके अंदर भी आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और इतना सा आप याद कर सकते हैं कि BX रजिस्टर SI और BX प्लस 300 एड्रेस, तो ये क्या कहलाते हैं, रैप राउंड, और इनमें जो कम्बिनेशन है वो किस तरह की एग्जाम्पल यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इधर हैं, ये एक शॉर्ट सा उन्होंने बता दिया, तो आप इधर से भी इतना सा भी पढ़ के भी पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट लेक्चर नंबर 3 था। आप लोगों को होप सो अच्छा लगा। अब हम चलेंगे अगले लेक्चर की तरफ और उसमें हम ब्रांचिंग देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं, इफ कंडीशन। गुड लक जी, थैंक यू।